नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कृष्णा हॉस्पिटल लूट का अड्डा बन चुका है। सरकारी आंकड़ों को झूठा साबित करने में लगा है हॉस्पिटल। कब्रिस्तान में शवों की लंबी लंबी लाइनें हैं। कोरोना से होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़े झूठे। शमशान घाट में जली हुई राख सच की गवाही दे रही है। लखनऊ की खबर आपको बता रहे, राजधानी कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैकुंठ धाम में दाह संस्कार कराने वालों की भीड़ लगी हुई है। दाह संस्कार के लिए 4 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कानपुर कृष्णा हॉस्पिटल लूट का अड्डा बना हुआ है। कोविड मरीजों के साथ खुलेआम अवैध वसूली हो रही है। मरीजों की खराब हालत बताकर वसूली की जाती है। इस हॉस्पिटल में परिजनों से मरीजों को नहीं करवाई जाती कोई भी बात। वेंटिलेटर का डर दिखाकर वसूली करता है ये हॉस्पिटल। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं कृष्णा हॉस्पिटल की, जहां पर लाखों का बिल बनाकर जबरन वसूली की जाती है। अस्पताल को वसूली का अड्डा बना दिया गया है। जो परिजन है वो मरीजों से मिल नहीं पाते हैं और जिसके नाम पर उगाही की जाती है। इससे पहले भी यह हॉस्पिटल कई सारे विवादों में रह चुका है। इस अस्पताल के मालिक राघवेंद्र गर्ग जबरन वसूली कराते हैं। मरीजों को इलाज नहीं देता बल्कि मौतें मिलती हैं। कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल की खबर बता रहे हैं आपको, जो एक लूट का अड्डा बन चुका है। मरीजों के साथ खुलेआम अवैध वसूली हो रही है। मरीजों की खराब हालत बताकर ये वसूली की जाती है। परिजनों से मरीजों को मिलने नहीं दिया जाता, बात नहीं करने दी जाती। साथ ही साथ वेंटिलेटर का डर दिखाकर वसूली की जाती है। मरीजों के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कृष्णा हॉस्पिटल की, जहां लाखों का बिल बनाकर जबरन वसूली का मामला सामने आया है। अस्पताल को वसूली का अड्डा बना दिया गया है, जहां परिजनों को मरीजों से मिलने नहीं दिया जाता। कृष्णा हॉस्पिटल ने आपदा में वसूली का अवसर निकाल लिया है। पहले भी कई विवादों में रह चुका है यह हॉस्पिटल। कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल की पूरी खबर। ये कहा था कि आपका पेशेंट की बॉडी सरवाइव नहीं कर रही है, 1-8% हरकत है, आप देख लीजिए, आगे जो होता है कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। तब से अब ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ फाइटिंग कर रही है। जब हमने कहा कि हमारा पेशेंट डिस्चार्ज करिए, तो अब पेशेंट की बॉडी फाइट कर रही है। तो हमें तो दिखा तो दो, हम पीपी किट पहन के भी जाने को तैयार है कि हम देख ले, संतुष्ट हो जाए, काम खत्म करें, पर वो किसी चीज में राजी नहीं हो रहे हैं। हमारी ताई यहाँ पे भर्ती थी और ताई को हम लोग कोरोना का इलाज कराने के लिए घर से अच्छे से लेके आए थे। ऑक्सीजन 90 थी और उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब आपका मरीज सही हो गया। मरीज को सही हमने जनरल वार्ड में कर दिया। जनरल वार्ड से निकाल करके रात में सुबह फ़ोन गया कि हमने आपके मरीज को वेंटिलेटर में डाल दिया। और हम लोग जब यहाँ पे आए, हम लोग ने ज़बरदस्ती की कि हमारे मरीज को दिखाया जाए, तो इन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि आपकी जो मदर है वो एक्सपायर कर चुकी हैं। और इतना लंबा चौड़ा बिल बना दिया। मरे हुए आदमी का ये लोग पार्ट्स तक निकाले ले रहे हैं। हमें तो पूरी आशंका है। इसमें मोदी सरकार और योगी सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन लोगों के पास एक्शन लिया जाए, वरना ये डॉक्टर पूरा जल्लाद बने हुए हैं। मेरी बहन के साथ 50,000 रुपए लगे मंगलवार को सिर्फ भर्ती होने के लिए, और उसके बाद भी मरीज एक्सपायर हो गया। ये यहाँ के हालात है। डॉक्टर साहब मिलने नहीं देते, फोन नहीं ले जाने देते। ये बोर्ड परीक्षा हो गई, हॉस्पिटल है, फोन लेने में क्या दिक्कत है? मतलब फोन ही नहीं ले जाओ आप मरीज पे, आप मिलने नहीं देते। सुबह से शाम तक खाना खाते, बोले मरीज ने खाना मंगाया है,
टिफिन डस्टबिन में डाल देते, कहते थे मरीज ने खा लिया। तो कानपुर की खबर बता रहे हैं आपको कृष्णा हॉस्पिटल की, जहां परिजन परेशान हैं, उनको मरीजों से मिलने नहीं दिया जाता और जबरन वसूली की जाती है। पहले जनरल वार्ड में रखा जाता है, उसके बाद अचानक से वेंटिलेटर में भेज दिया जाता है। लगातार कृष्णा हॉस्पिटल विवादों में पहले भी बना रहा है। तो जो परिजन है वो मरीजों से नहीं मिल पा रहे, लगातार वसूली की जा रही है। अस्पताल में मरीजों को इलाज के नाम पर मौत परोसी जा रही है। कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल की खबर बता रहे हैं आपको, जो एक वसूली का अड्डा बन गया है। परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, उनको उनके मरीज से नहीं मिलने दिया जाता। साथ ही साथ परिजनों से मरीज से कोई भी बात नहीं करवाई जाती। आपको बता दें, वेंटिलेटर का डर दिखाकर यह हॉस्पिटल वसूली कर रहा है, जिसके बाद मरीजों के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। लाखों का बिल बनाकर जबरन वसूली की जा रही है हॉस्पिटल के द्वारा। अस्पताल को वसूली का अड्डा बना दिया है। कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल की खबर आपको बता रहे हैं, जो एक वसूली का अड्डा बन चुका है। इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है कृष्णा हॉस्पिटल, और कोरोना जैसी महामारी के बीच जहां लोगों की मदद करनी चाहिए, यह हॉस्पिटल वसूली कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जहां जो परिजन है वो बेबस हैं, उनके मरीजों को इलाज के नाम पर मौत परोसी जा रही है। जहां मरीज जब जाता है हॉस्पिटल तब तो बेहतर महसूस करता है, लेकिन वहां से वापस वो जिंदा नहीं आ पाता। आपने परिजनों की बातें सुनी। कानपुर से एक और खबर, सीएमओ अनिल कुमार मिश्रा अपना फोन नहीं उठा रहे कृष्णा हॉस्पिटल की मनमानी पर। उन्होंने सीधे तौर पर चुप्पी साध ली है। डीएम ने नोडल अधिकारी से बात करने की कहकर पल्ला झाड़ लिया है। सीएमओ का फोन नहीं उठ रहा। कृष्णा हॉस्पिटल की मनमानी पर सीएमओ अपनी चुप्पी साधे हैं। सीएमओ अनिल कुमार मिश्रा अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। कृष्णा हॉस्पिटल की मनमानी पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। डीएम ने नोडल अधिकारी से बात करने को कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। कानपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर कृष्णा हॉस्पिटल की मनमानी पर सीएमओ चुप हैं। सीएमओ अनिल कुमार मिश्रा अपना फोन रिसीव नहीं कर रहे। बड़ी खबर कानपुर से बता रहे हैं आपको कृष्णा हॉस्पिटल की, जहां पर यह भी मामला प्रकाश में आया। सीएमओ से बात करने की कोशिश की गई, वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। वहीं डीएम से बात की गई तो उन्होंने नोडल अधिकारी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। तो ये देख सकते हैं आप स्थिति अधिकारियों की, किसी भी प्रकार से वो कोई भी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। कृष्णा हॉस्पिटल में लूट खसोट जारी है, बदस्तूर जारी है, और जब इसकी शिकायत अधिकारियों से की जाती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। परिजन परेशान हैं, उनसे मोटी मोटी रकम वसूली करी जा रही है हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे पहले भी ये हॉस्पिटल विवादों में आ चुका है, और एक बार फिर से ये खबर आपके सामने है। कोविड जैसी महामारी के बीच ये हॉस्पिटल वसूली का अड्डा बन चुका है। इस खबर के बाद जब सीएमओ से बात करने की कोशिश की गई तो वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। अनिल कुमार मिश्रा कानपुर के सीएमओ हैं, जो अपना फोन रिसीव नहीं कर रहे। ऐसे में परिजन अपनी शिकायत लेकर जाए तो जाए कहां। डीएम साहब नोडल अधिकारी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। कानपुर कृष्णा हॉस्पिटल की पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामला प्रकाश में आने के बाद सीएमओ अनिल कुमार मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने अपना फोन भी रिसीव नहीं किया। ये तस्वीरें कृष्णा हॉस्पिटल की हैं, जहां इस वक्त परिजन परेशान हैं, उनके मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा और इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। मतलब कुल मिलाकर के पब्लिक के साथ शोषण किया जा रहा है और मरे हुए आदमी को कानपुर की पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिजन परेशान हैं,
उनके मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है और वेंटिलेटर का डर दिखाकर उनको डराया जा रहा है, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मरीज हैं परिजनों को मरीज से मिलने नहीं देते, जिसके बाद हमने सीएमओ से बात करने की भी कोशिश की, उन्होंने अपना फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। लगातार इस तरह का रवैया अधिकारियों की तरफ से दिखाया जाता है। परिजन आखिर जाए तो जाए कहां, कहां अपनी शिकायत करे। कानपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कृष्णा हॉस्पिटल की, जहां पर परिजनों से मोटा रुपया वसूला जा रहा है इलाज के नाम पर और इलाज के नाम पर मौत परोसी जा रही है। वैक्सीन के नाम में बताइए 2 महीने के अंदर हिंदुस्तान में एक भी डॉक्टर का मरा हो तो हमें बता दीजिए, आप पेपर में नहीं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं के न्यूज पर। कृष्णा हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जो वसूली का अड्डा बन चुका है। इलाज के नाम पर यह मौत परोस रहा है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, वेंटिलेटर का डर दिखाकर मोटा पैसा वसूला जाता है और इलाज के नाम पर मौत दी जाती है। परिजनों का कहना है जब मरीज को लेकर आए थे तो इतना खराब नहीं था, लेकिन यहां पे आने के बाद स्थिति और खराब हो गई। जनरल वार्ड से वेंटिलेटर में शिफ्ट कर देते हैं, शाम तक मरीज ठीक रहता है, उसके बाद अचानक से फोन आता है आपका मरीज वेंटिलेटर पर है और पैसा जमा कीजिए वरना हम कुछ नहीं कर सकते। और ये एक व्यक्ति एक परिजन की बात नहीं, ऐसे कई सारे परिजन हैं जो परेशान हैं, जिनका साफ कहना है ये हॉस्पिटल ज्यादा पैसे वसूलने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल की, जहां पर परिजन परेशान है, तीमारदार परेशान है, लेकिन उनको कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। और इसी बीच एक खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, बैराज पुल से घाट तक 4 किलोमीटर तक लगी लाइनें तस्वीरें बयां कर रही हैं लखनऊ में इस तबाही का मंजर। लखनऊ से बड़ी खबर, सरकारी आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे ये शमशान घाट। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर शवों की लाइनें लगी हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज पर देख सकते हैं किस तरह लोग जो शव हैं, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं शमशान घाट की जो राखें हैं ये गवाही दे रही हैं कि जो शासन प्रशासन दावे करता है स्थिति उससे बिल्कुल भी जुदा है। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, आंकड़ों में कुछ और है और हकीकत कुछ और है। ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि हालात बेहद बेहद नाजुक हैं। आप देख सकते हैं शमशान में इन राखों की तस्वीरें। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं। सफी, क्या कुछ कहना है इस खबर पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से लगातार लाख दावे कर रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा कम हो रहा है और जिस तरीके से कोरोना की बीमारी कम हो रही है, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और लगातार शमशान घाटों पर जगह खत्म हो रही, कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है जहां पर चिताएं जल रही है, राख इस चीज की गवाही दे रही है। जिस तरीके से वहां पर दाह संस्कार किए जा रहे हैं कि अब जगह खत्म हो गई है, यहाँ तक कि आप चिता जलाने के लिए लोग तो बंधे तक आना पड़ता है दाह संस्कार करने के लिए। जी सफी, जिस तरह से शमशान घाट में जगह नहीं है तो ऐसे में जो परिजन है वो उसके जो उनके शव हैं उसको लेकर जाएं तो जाए कहां? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है प्रशासन के पास कि कोई भी व्यवस्था अभी तक ठीक से नहीं की गई है। न ही अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करी जा रही है, न ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से मरने वालों की अब तो दाह संस्कार करने की भी जो जगह है वो भी खत्म होती नजर आ रही है। ना ही कब्रिस्तान में जगह बची है, गुलाला घाट पर भी जगह खत्म हो चुकी है। बैकुंठ धाम की अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म जो नए प्लेटफॉर्म बनाए गए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। पीछे की तरफ रास्ता जाता है वहां पर भी अब दाह संस्कार किया जा रहा था, वहां पर भी जगह खत्म हो गई है। तो जहां पर बैराज है गोमती बैराज तक अब दाह संस्कार के लिए चिताएं जलाई जा रही है। अब वहां पर भी जगह खत्म होती चली जा रही है। राख की गवाही दे रही है कि सुबह से लेकर रात तक लगातार
दाह संस्कार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास अब दाह संस्कार करने के लिए भी जगह पर्याप्त रूप से नहीं बची है। जी सफी, क्या लगता है सरकार अब और जगह मुहैया कराएगी ताकि जो दाह संस्कार है वो तो परिजन कर सके? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि लगभग 15 दिन लगेंगे हमें और नए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो जिस तरीके से 15 दिन की बात सरकार कर रही है, अभी तक प्लेटफॉर्म 90 प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही थी, लेकिन अब 90 अभी नहीं कंप्लीट हो पाई है। तो आगे की और क्या बात करें, जिस तरीके से 15 दिन मांग रही, तो लगातार लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, सुबह पहुंच जाते हैं, रात को 12-12 और 2-2 बजे तक, फिर दूसरे दिन हो जाता है, लेकिन दाह संस्कार का उनका नंबर तक नहीं आता है। तो जिस तरीके से आम जनता ब्लड के लिए। शुक्रिया सफी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर अब जो शव हैं उनकी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, अंतिम संस्कार के लिए परिजन परेशान है, उनको जगह तक नहीं मिल पा रही है। बड़ी दुखद तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें, हमारे संवाददाता ने यहां का जायजा भी लिया। उनका साफ कहना है कि अब तो शव के अंतिम संस्कार की जगह भी नहीं बची। कोरोना की महामारी जिस तरीके से बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय ही बना हुआ है। कहीं अस्पतालों में जगह नहीं है, तो कहीं बेड नहीं है, तो कहीं सीएमओ लेटर की मांग होती है। जब सीएमओ लेटर के यहाँ जाओ तो उनसे कहा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में अब सीएमओ लेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हम इस वक्त मौजूद है बैराज पुल पर और हम यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो कि ये बैकुंठ धाम की है। यहाँ से बिल्कुल बैकुंठ धाम कुछ ही बगल में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिताएं जल रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर के आसपास जो चिताएं यहाँ पर जल रही हैं, लोग अभी भी लाइन लगाए हुए हैं, लकड़ियों का अंबार लगा हुआ है, अंदर से लेके बाहर तक और आगे से लेके पीछे तक सभी जगह दाह संस्कार किया जा रहा है। अब कहीं भी जगह नहीं बची है, कहीं भी दाह संस्कार किया जाए। जिस तरीके से ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और बयान करती है और सरकारी आंकड़े तो कुछ और कहते ही हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार मृत्यु दर बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, सड़कों पर तड़प रहे हैं, अपनों को बचाने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है और किस तरीके से जो ये भयानक स्थिति सामने आई है उत्तर प्रदेश की कैसे दूर कर पाती है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। हम वापस आएंगे अपने हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में। समूचे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। देश में अब तक कोरोना के 3,32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,263 मौतें हो चुकी हैं। वहीं देश में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, अस्पतालों में बेड नहीं है। साथ ही कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों से लोग काफी डरे हुए हैं। किसी को थोड़ा सा बुखार या फिर जुकाम होता है, वे लोग अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को वे उपाय, वो नुस्खे बताएं, साथ ही साथ आप क्या सावधानी बरतें जिससे कि आप कोरोना संक्रमण से दूर रहें और स्वस्थ रहें। इसके लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स का पैनल है जिससे आपको घर बैठे आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। होम आइसोलेशन में कोरोना से कैसे बचें, होम आइसोलेशन में क्या एहतियात बरतें, कोरोना से बचने के लिए कौन सी दवा लें, वहीं बच्चों को कोरोना से वायरस से कैसे बचाएं, बच्चों की इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं। और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत कोविड इंचार्ज केजीएमयू जुड़ गए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर दीपांशु अग्रवाल सदस्य आईएमए जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अब तो ये नौबत आ गई है कि डॉक्टर्स जो हैं वहाँ बेड ही नहीं उपलब्ध करा पा रहे, तो जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो अपने आप को कैसे ठीक करने की कोशिश करें। देखिए, बहुत अच्छा विषय लेके आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता दूं आपको
कि कोरोना जब फेफड़े को अटैक करता है तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं। ऑक्सीजन की जो हमारी जीवन में अहम भूमिका है वो ये है कि हमारी पहली सांस जो आती है वो ऑक्सीजन के कारण ही आती है। मतलब हमारे जीवन की शुरुआत होती है वो ऑक्सीजन से होती है, हमारा जीवन का अंत होता है वो आखिरी सांस से होता है, यानी ऑक्सीजन बंद हो जाने के कारण होता है। ये हमारी इंपॉर्टेंस है। तो कोविड में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट है वो पूरा ऑक्सीजन का मैनेजमेंट है। कोविड-19 के वो रोगी जो अभी नए नए डायग्नोज हुए हैं और जिनका सैचुरेशन ऑक्सीजन, मैं अक्सर कहता हूं कि घर में फ्रिज हो, टीवी हो या ना हो, लेकिन घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर हो। तो अगर पल्स ऑक्सीमीटर अपना ऑक्सीजन लेवल नापते हैं और ये ऑक्सीजन अगर 94 से ऊपर है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो है वो सेफ जोन में हैं, और इस सेफ जोन में सबसे पहले आप आइसोलेट हो जाइए, जैसा आपने कहा कि होम आइसोलेशन में पेशेंट है। और दूसरी बात कि आइसोलेट हो जाइए लेकिन अलोन मत हो जाइए, मतलब एकांतवास करिए आप, लेकिन अकेलापन का जीवन मत व्यतीत करिए। बाकी परिवार वालों के साथ उनकी कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप कमरे में लॉक करके उसको बंद कर दें कि भाई हमने आपको आइसोलेट कर दिया, अब आप अकेले रहिए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो उनको डिप्रेशन हो जाएगा, मानसिक तनाव हो जाएगा और ढेर सारी। और मैं आपको बता दूं कि जो मन की स्थिति है लेवल को भी बहुत प्रभावित करती है। मन की लेवल की स्थिति, मनोस्थिति आपकी अच्छी है तो ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिरेगा, कम गिरेगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो आपका ऑक्सीजन लेवल जल्दी जल्दी ज्यादा गिरेगा। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए आपका मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए उस पेशेंट को जो आइसोलेशन में गया है उसको एकदम अकेला मत छोड़ दें, एकाकी ना छोड़ दें, उसके साथ संवाद बनाए रखिए, उसका मनोबल बढ़ाए रखिए, और जिससे कि उसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो, न कि एकदम नीचे गिर जाए। दूसरी बात है कि जो प्रोटोकॉल है आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का, उसको चलाए रखिए, जैसा मैंने बताया है 5 दिन के लिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर 99 से ऊपर बुखार है तो पैरास्टामोल दे दीजिए, 500 मिलीग्राम से नहीं उतर रहा है तो 650 मिलीग्राम दे दीजिए, और खांसी आ रही है तो एक खांसी का सिरप दे सकते हैं। भाप सुबह शाम जरूर दीजिए। अब भाप जो है, कई बार लोग 5-7 बार 8 बार इतना एग्रेसिव भाप लेने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम, 2 बार की भाप काफी है। इन सबसे बाद ज्यादा जो चमत्कारी चीज है वो ये है कि पेट के बल ज्यादा लेटिए। जब आप पेट के बल लेटते हैं तो एक तो जो डायफ्राम होता है, जो पेट और चेस्ट को डिवाइड करता है, मसल होती है हमारी सांस की, उसकी पोजीशन बदलती है, और दूसरी फेफड़े की वो संरचना जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं वो कई सुषुप्तावस्था में रहती हैं, जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। तो ये एल्वुलाई सुषुप्तावस्था में रहते हैं। जब आप पेट के बल यानी प्रोन पोजीशन में हो जाते हैं, नॉर्मली हम पीठ के बल सोते हैं, जब आप पेट के बल सोते हैं, जैसे अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे सोते हैं, तो हमारे जो एल्वुलाई, सुषुप्त एल्वुलाई है वो भी खुल जाते हैं और ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है लंग की वो बढ़ जाती है। और यहाँ तक देखा गया है कि जब आप उल्टे लेटते हैं तो 10 मिनट के अंदर 10-11% तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए रखिए। आप 24 घंटे में 16 घंटे आप प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेट सकते हैं। ये छोटा मोटा उपाय है। ऑक्सीजन पे नजर बराबर रखिए। जब ये ऑक्सीजन 94 से नीचे आ जाए और 90 से ऊपर हो तो थोड़ा चिंता करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आप अपने फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर के साथ, कोई भी डॉक्टर आपका हो सकता है, उससे बस ये उससे डिस्कस करके कि क्या इसमें हम स्टेरॉइड नाम की दवा जोड़ सकते हैं, तो डेक्सामीथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन, जो भी ओरल स्टेरॉइड है, डॉक्टर की सलाह से वो जोड़ दीजिए। ये भी एक चमत्कारी प्रभाव दिखाता है और इससे भी 10-5% ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाता है। और यहाँ तक तो गारंटी है कि जो गिरता हुआ ऑक्सीजन है वो गिरने का जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो इन कुछ साधारण उपायों से आप ऑक्सीजन लेवल को गिरने से बचा सकते हैं, अस्पताल में जाने से बच सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगानी पड़ती है जो कि आजकल नहीं मिल रही है उससे भी आप बच सकते हैं। जी हमारे से दर्शक जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब। राजेंद्र हजारीबाग से। राजेंद्र, अपना सवाल कीजिए। सर नमस्कार। जी हेलो
जी हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है सर, हमारा उम्र 65 साल है और हम नींद की गोली खाते हैं और वो गोली का नाम है कोलोजिपम संजीव एमडी और मिर्ताज 15 एमडी। तो हमारा उम्र 65 साल है और हम नींद की गोली खाते हैं। माथा में एक बार टाइफाइड हुआ था, उसके बाद से नींद गायब हो गया है। तो अभी 1 साल से खा रहे हैं, क्या हम सुबह ले सकते हैं सर? हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हम सवाल का जवाब जानना चाहेंगे आपसे। आप नहीं थे, कृपया आप रिपीट कर दें। जी वो कह रहे हैं कि दवा खाते हैं, उसके साथ अगर हम क्या कोरोना का जो वैक्सीन है वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, हार्ट की दवा खा रहे हैं, सांस की दवा खा रहे हैं, लिवर की दवा खा रहे हैं, गुर्दे की बीमारी की दवा खा रहे हैं या किसी भी बीमारी की दवा खा रहे हैं, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन वो लोग सिर्फ नहीं लगवा सकते हैं कि या तो जिस दिन वैक्सीन लगे उस दिन बुखार हो, उस दिन वैक्सीन नहीं लगवानी है, या किसी को उसी दिन हार्ट अटैक आ गया, उसी दिन सांस का अटैक आ गया, वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। और इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे को दूध पिलाती हुई महिलाएं, बस केवल 4 ये कैटेगरी हैं जो नहीं लगवा सकते हैं वैक्सीन, बाकी सब लगवा सकते हैं, चाहे जिस बीमारी की जो दवा खा रहे हो। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक वक्त हो चुका है ब्रेक का, हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, हमारा इस कार्यक्रम जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। तो 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, संतोष इंदौर से। संतोष, क्या है आपका सवाल? संतोष से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक और दर्शक हैं, साधना कानपुर से। साधना, अपना सवाल करिए। हेलो जी। हेलो जी साधना, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं डॉक्टर सूर्यकांत को दिल से नमस्कार करती हूँ। जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि डॉक्टर सूर्यकांत ने भारत समाचार पे वो कोरोना से बचने के उपाय बताए थे। वो सारे उपाय मैंने फॉलो किए हैं, मैंने और मेरे बेटे ने। मेरे घर में 3 मेंबर हैं और तीनों ने ये उपाय फॉलो किए हैं, जिससे हम तीनों लोग घर में खुद आइसोलेट होके और काफी हद तक हम लोग ठीक हो चुके हैं। जी, एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, संतोष इंदौर से। संतोष, क्या सवाल है आपका? हाँ जी जी संतोष, अपना सवाल करिए। हेलो, कोरोना काल में कौन सी डाइट लेना चाहिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या लेना चाहिए? काढ़े वगैरह लोग कहते हैं, गर्म पौर से क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सवाल हम डॉक्टर साहब से लेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए इस कोरोना काल में? एक और दर्शक है हमारे साथ, राजेश दिल्ली से। राजेश, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरे को ये पूछना था कि ये आजकल में ये स्क्रीनिंग लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कितनी दफा और कितने टाइम तक, कितने टाइम पीरियड के लिए, या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे।
हम वापस आएंगे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर सूर्य कुमार जी, लगातार जो दर्शक हैं वो आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको फॉलो किया और उससे उनको काफ़ी फायदा मिला। अभी दर्शक हमें बता रहे थे, और एक दर्शक का ये पूछना है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें इस कोरोना काल में। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है, सूर्य कुमार नहीं है। जी जी, जी और जी, तो देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो यह है कि इम्यूनिटी रातों रात नहीं बढ़ती है। आप ये सोच लें कि आज से आप शुरू कर देंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय और कल तक 24 घंटे के अंदर आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये सोचना आपका गलत है। तो आप शुरू करिए और इसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आता है। तो आप धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को शुरू करिए। सबसे पहले शुरू करिए अपने खान पान से। सबसे पहले खान पान में हरी सब्जियां आप शामिल करिए। आप जो है वो मौसम के फल यानी मौसमी फल इंक्लूड करिए। जैसे इस मौसम में अभी आम है, खरबूजा है, तरबूज है, इस तरह के फल आप ले सकते हैं। केले जो हैं वो हर मौसम में मिलते हैं, लेकिन फलों के खाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। तो मीठे फल आपको नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं, तो थोड़ी मात्रा में आप फल ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रोटीन की मात्रा आप लीजिए, जिसमें दालें हैं, जिसमें चने हैं, छोले हैं, मटर है, सोयाबीन है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, ये गर्मी का मौसम है तो इसमें लिक्विड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ लिक्विड से मेरा मतलब कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम से नहीं है। यहाँ मेरा मतलब है कि जैसे आप लिक्विड सत्तू खा सकते हैं, आप जो हैं वो बेल का शरबत पी सकते हैं, आप जो है वो नारियल का जो पानी है वो पी सकते हैं। आप घर में बने हुए जो मैंगो शेक वगैरह हैं वो उस तरह के शेक पी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप खाने में जो फास्ट फूड है वो बिल्कुल शामिल ना करें। अगर आप फास्ट फूड शामिल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। दूसरी बात, अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हेल्दी फूड होना चाहिए और थोड़ी बहुत एक्टिविटी या एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो योग हो सकता है या वॉकिंग हो सकती है या छोटी मोटी और कोई एक्सरसाइज हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि आप फेफड़े की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। ये इम्यूनिटी तो जनरल इम्यूनिटी आपने बढ़ा ली, और फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप स्टीम सुबह शाम ले सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं। इस सब करने से आपकी जनरल इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और फेफड़े की इम्यूनिटी। दूसरी बात, लोहा लोहे को काटता है। तो अगर आपको कोविड पॉजिटिव होने से बचना है तो आपको कुछ और पॉजिटिव होना पड़ेगा। और पॉजिटिव क्या है? वो है मेंटली पॉजिटिव। तो मेंटली आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपको कोविड बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। घर में बुजुर्गों के संस्कार, बुजुर्गों की इज्जत करें, बुजुर्गों से थोड़ा स्नेह करें, अफेक्शन करें, बच्चों से प्यार करें, उनके साथ समय बिताएं। पारिवारिक वातावरण जो है वो एक फैमिलियर हो, एक हर्ष और उल्लास का वातावरण परिवार के अंदर हो। ये नहीं कि पता नहीं भाई हम कितने बचेंगे, कितने मरेंगे, मेरे परिवार का क्या होगा, ऐसी बातें, नकारात्मक बातें घर के अंदर ना करें। इनसे भी पूरे परिवार की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये सब अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी भी और आपके परिवार की भी। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, पुष्पलता है कानपुर से। पुष्पलता, अपना सवाल कीजिए। पुष्पलता, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शायद पुष्पलता से हमारा संपर्क टूट गया है। वाणी दर्शक हैं अयोध्या से। वाणी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा बेटा 50 साल का है और उसको पैंक्रियाज है, क्या वो टीका लगा सकता है? बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से ये सवाल जरूर पूछेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, उनको पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है, क्या वो टीका लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। जिस दिन टीका लगवाएं उस दिन पैंक्रियाज का अटैक नहीं होना चाहिए, यानी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस उस दिन नहीं होनी चाहिए। उस दिन ऐसा ना हो कि आपके यहाँ पेट में दर्द हो रहा हो। बाकी आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बिल्कुल लगवा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए के शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर ए के शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ए के शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि होम आइसोलेशन में अगर हम जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे एहतियात हैं जो हमें बरतने चाहिए?
डॉक्टर साहब, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? एक दर्शक जुड़ गए हैं, संतोष, इंदौर से। संतोष, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी संतोष, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या है और डाइट कैसे लेना चाहिए आपको? बिल्कुल, हम आपका सवाल जरूर पूछेंगे डॉक्टर साहब से। हम वापस आएंगे अपने डॉक्टर A.K. शुक्ला जी के पास। डॉक्टर A.K. शुक्ला जी, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शक का सवाल था कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल करें? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सामान्य रूप से हम लोग खाते हैं उसमें विटामिन सी की काफ़ी आवश्यकता होती है। खानों में पल्सेस वगैरह, दाल वगैरह भी काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ती है। ग्रीन वेजिटेबल से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और जो मेडिकेशंस में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, डी है, इन सब चीज़ों को खाने में बढ़ाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और वैसे तमाम इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से दवाएं प्रिपरेशन मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन कौन कितने इफेक्टिव है उसके बारे में मैं कोई विशेष बात नहीं कर सकता। जिंक एलिमेंट है, जिंक एलिमेंट भी टैबलेट्स के फॉर्म में आता है, जिंक एसिडेट, वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइजेज, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, ये सब हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे है A.K. शुक्ला जी, कि जिस दौरान हम होम आइसोलेशन में हैं, उस दौरान हम कौन से ऐसे एहतियात बरतें ताकि हम संक्रमण से बचे रहें? आइसोलेशन में होते हैं जी, तो हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि जितनी भी बाहर की चीजें हैं उनसे अपने आप को कट ऑफ कर लें। जी, होम आइसोलेशन का उद्देश्य यही है, बाहर जो ओपन में समाज में वैक्सीन इन्फेक्शन हैं या इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे हम दूर रहें। जी। और इस पीरियड का जो इंक्यूबेशन पीरियड जो हम लोग मानते हैं करीब 12-14 दिन होता है। क्वारंटीन का मतलब होता है कि 12-14 दिन में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ गई हैं, ममता, कानपुर से। ममता, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि वो जो है वो क्या हम लोग ले सकते हैं? ममता, अपना सवाल रिपीट कीजिए और आपसे हम गुजारिश करेंगे जब भी आप सवाल करें अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर दें। जी 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 डॉक्टर साहब, हमारे नमस्कार। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या इम्यूनिटी बनाने के लिए हम लोग नींबू का सेवन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर सूर्यकांत जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या नींबू का सेवन कर सकते हैं? सकते हैं, या तो विटामिन सी ले लें कि गोली 500 मिलीग्राम की एक सुबह शाम, और नहीं तो एक नींबू रोज का इस्तेमाल करें, ये पर्याप्त है। जी, साथ ही साथ डॉक्टर साहब, क्या कोरोना से बचने के लिए ऐसी कोई दवा है जिसको हम उसको उपयोग में लाएं? क्योंकि आपके प्रिस्क्रिप्शन की बहुत तारीफ हुई है, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि आपने काफ़ी सारे लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दिए जिससे उनको मदद मिली। देखिए, बचाव के लिए बहुत सिंपल आसान तरीका है कि विटामिन बी सी डी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बचपन में ए बी सी डी, उसमें से ए हटा दीजिए तो बचा बी सी डी। तो विटामिन बी सी डी ये अपने डॉक्टर की सलाह से ले लें। जिंक ले लें, 50 मिलीग्राम का जिंक एक गोली रोज, और पानी उबाल के भाप सुबह शाम लेते रहें, और पानी ज़्यादा पीते रहें, और जो पौष्टिक भोजन है वो लेते रहें, और स्टीम सुबह शाम जरूर लें। अगर ये सब काम करते रहेंगे तो कोई कारण नहीं कि आपको कोविड चला जाए। तो आप बस 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम स्टीम के लिए निकालिए, थोड़ा सा एक्टिविटी के लिए निकालिए, योग और प्राणायाम के लिए, और थोड़ा सा ये जो मैंने बताया विटामिन बी सी डी इसका इस्तेमाल करें, जिंक का इस्तेमाल करें, और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। हम अपने घर में सुबह थोड़ा भजन चला लें, शाम को थोड़ा गजल चला लें, अपने मन पसंदीदा घर में गाने सुने, और घर में एक प्रेम उल्लास और एक सौहार्द का वातावरण रखें। घर में हो सके तो शाम का कभी डांस का प्रोग्राम रख लें, कभी हो सके तो चुटकुले का प्रोग्राम रखें, कि इस तरह के जो एक क्रिएटिविटी, एक अंदर एक उमंग का वातावरण घर के अंदर महसूस करता वो रहो।
ऐसा ना हो कि आप दिन भर जो है वो लाशें टीवी पे देखते रहें, आप जो है ऑक्सीजन की कमी टीवी पे देखते रहें और रात में सपना आए हाय मेरी ऑक्सीजन कम हो गई और हम भैंसा कुंड जा रहे हैं, मुझे जलाया जा रहा है, मुझे अब आग दी जा रही है, ये सब सपने आएंगे अगर ऐसा आप करेंगे तो जरा पॉजिटिव माहौल रखिए, कुछ अच्छी चीजें भी देखिए, कुछ अच्छी चीजें भी सुनिए और अच्छा माहौल घर के अंदर रखिए, तो बिल्कुल बचाव होता रहेगा। डॉक्टर साहब, आजकल एक दवा की बड़ी चर्चा हो रही है आइवरमेक्टिन, इसको हम किस तरह से ले सकते हैं? देखिए, आइवरमेक्टिन में हम लोगों ने एक व्हाइट पेपर क्रिएट किया था जुलाई में। 18 एक्सपर्ट हम लोग इंडिया के मिले और व्हाइट पेपर एक बनाया आइवरमेक्टिन पे, जिसको हिंदी भाषा में श्वेत पत्र कहते हैं। आपने देखा होगा विभिन्न समस्याओं पे सरकार श्वेत पत्र जारी करती है, तो हम लोगों ने दुनिया में पहली बार एक व्हाइट पेपर आइवरमेक्टिन पे जारी किया और जब वो जारी किया तो उसकी बहुत प्रशंसा हुई पूरे दुनिया में, लोगों ने पढ़ा समझा और उसके बारे में सोचना शुरू किया और WHO ने भी अपनी वेबसाइट पर उसको स्थान दिया, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का मैं आभारी हूं कि उन्होंने एज ए एक्सटर्नल एक्सपर्ट मुझको रख के एक जियो तैयार किया 6 अगस्त 2020 को, और वो आइवरमेक्टिन जो है वो एक प्रोटोकॉल बना जिसको आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन प्रोटोकॉल कहते हैं, और उसमें हमारे होम आइसोलेशन के हजारों लाखों मरीजों की जान बची और उसने अभी तक बहुत एक तरह से रामबाण का काम किया है। और ये आइवरमेक्टिन का अभी भी आप हमारा देखें कि हमारे YouTube चैनल, हमारे आपके दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज उसमें कुछ ना कुछ आता है, तो पूरा उसमें दिया हुआ है कि आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन के प्रोटोकॉल को 12 मिलीग्राम आइवरमेक्टिन रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद और डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम अगर 5 दिन खाते हैं तो आप, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं या जो होम आइसोलेशन केसेस हैं उनके लिए। और इसके साथ साथ आप विटामिन, जिंक और स्टीम इनहेलेशन और पानी ज़्यादा पीना और पौष्टिक खाना खाना और आइसोलेशन करना, ये सब आता है। तो इस प्रोटोकॉल के तहत आप जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं या माइल्ड केसेस हैं जिनको होम आइसोलेशन एडवाइस किया गया है, वो अपने को ठीक कर सकते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ। हम डॉक्टर ए के शुक्ला जी आपके पास आना चाहेंगे। एक सवाल आपसे ये है कि आजकल जो टेस्टिंग को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा है, अगर RT-PCR टेस्ट हम कराते हैं उसमें नेगेटिव आता है और एंटीजन जो टेस्ट है उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, एंटीजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो किस टेस्ट को माने, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक है? टेस्ट सब लेबोरेटरी होते हैं और लेबोरेटरी अच्छे चिकित्सकों द्वारा किए जाते हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट ओपिनियन नहीं देना चाहते। लेकिन कुछ दिनों पहले न्यूज चैनल पर भी एक खबर प्रसारित हुई थी तो कुछ पैथोलॉजी पर जो दबाव था कि ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट्स न जाए। पता नहीं अंदरूनी क्या बात है, लेकिन वास्तव में मैं चाहूंगा कि जो जांचें हो रही हैं, जो वास्तविकता हो वही रिपोर्ट की जाए, क्योंकि RT-PCR भी दोनों टेस्ट में कुछ निगेटिविटी होती है और अधिकांश परसेंटेज पॉजिटिव होने की होती है। लेकिन अगर 2-4 केसेस 5% भी केसेस अगर निगेटिव चले गए और पॉजिटिव हुए तो समाज में इन्फेक्शन बढ़ने का बहुत बड़ा डर रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट जो जांच है, पैथोलॉजी है, वो प्रॉपर करें, उनकी सही रिपोर्ट दें और रिपोर्ट लेने के बाद जो मरीज है उनका रिपोर्ट से गंभीरता से पालन करें। अगर पॉजिटिव है तो खुद अपने आप को आइसोलेट करें। अगर होम आइसोलेशन में वो समझते हैं ठीक हो जाएंगे तो होम आइसोलेशन करें, लेवल 1, 2 या 3 लेवल के अस्पताल में भर्ती हो जाए। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अजय देहरादून से। अजय, अपना सवाल कीजिए। सर, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, अगर जो बस में ट्रेवल्स कर रहा है आदमी और बॉर्डर पे जो चेकिंग हो रही है और हाथों हाथ रिपोर्ट आ रही है कि नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे एक बस में 20 जने बैठे हैं, उसमें से 5 को पॉजिटिव दिखा दिया और 15 को नेगेटिव, तो क्या समझे कि जो हमारे साथ बैठे था कि हमें नहीं इफेक्ट होगा उसका, तो वो रिपोर्ट कैसे टेस्ट की है, वो जो हाथों हाथ बता रही है कि नेगेटिव पॉजिटिव, और जब हम उनके साथ बैठ के ट्रेवल्स कर रहे हैं तो हमारा नेगेटिव आता है, दूसरे का पॉजिटिव, तो वो टेस्टिंग के बारे में जानना चाहता हूँ सर। एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट कीजिए। जैसे हम सर ट्रेवल्स करते हैं ना, यूपी बॉर्डर या कहीं पे टेस्टिंग होती है तो हाथ पास रिपोर्ट मिल रही है 5 मिनट बाद, जैसे 5 मिनट बाद मिल रही है तो उसमें 20 जने बैठे हैं, 20 में से 5 को पॉजिटिव दिखा दिया और 15 को नेगेटिव, तो जो हम उनके साथ बैठ के जो बंदे आ रहे हैं ऐसे टेस्टिंग ये सही है या ये इफेक्ट है सर? तो हम उनके साथ बैठ के भी आ रहे हैं, हमारे बगल में बैठा है उसका पॉजिटिव दिखा दिया और हम उसके साथ आ रहे हैं नेगेटिव। बिल्कुल, हम आपको सवाल बिल्कुल डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत जी, इनका सवाल है कि अगर हम किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में है उनके,
एक का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, एक का पॉजिटिव आ रहा है। जी देखिए, ट्रैवल कर रहे हैं, हेलो जी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस पर डिपेंड करता है कि ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, फ्लाइट में कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं या अपनी गाड़ी में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। अगर शारीरिक दूरी नहीं है और मास्क नहीं है तो जो ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव, वो आपको भी पॉजिटिव बना सकता है जी। इसलिए जब भी ट्रैवल करें इस चीज का ध्यान रखें कि बैठने में शारीरिक दूरी रहे और अपना जितना प्रोटेक्शन, अगर फ्लाइट में बैठे हैं तो आप ऊपर से शील्ड भी लगा लें, आप जो है मास्क भी लगा लें, आप सैनिटाइजर का भी बीच बीच में इस्तेमाल करते रहें। और इस बात का पूरा खतरा है कि अगर आपके कोई पड़ोस में बिना शारीरिक दूरी के और बिना मास्क के बैठा है और कोविड पॉजिटिव है तो आपको भी पॉजिटिव कर सकता है। जी, एक दर्शक और जुड़ गई हमारे साथ, कुसुम लता उत्तरकाशी से। कुसुम, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे गले में ना खचखच हो रही है और कानों में खुजली मच रही है। जी, हम डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी आपसे जानना चाहेंगे इनके सवाल का जवाब। इनके कानों में खुसखस है और गले में खराश है, ऐसे में ये क्या उपाय करें? हेलो जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि उनके गले में खराश है और कानों में खुसखुस है, तो क्या क्या इलाज करें ताकि उनको राहत मिले? देखिए, कोरोना के सिम्टम्स में गले की खराश भी एक सिम्टम है, दूसरा लॉस ऑफ स्मेल भी एक सिम्टम है। अगर इस तरह की कोई सिम्टम है तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे अच्छा उपाय आज तक स्टीम इनहेलेशन है। अगर सुबह शाम हम स्टीम इनहेलेशन करते हैं, दोनों तरीके से नाक से लेते हैं, मुंह से निकालते हैं, मुंह से लेते हैं, नाक से निकालते हैं, तो कोविड पर हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जो प्रोटोकॉल की दवाएं बताई गई हैं, हमारी जिंक है, जो विटामिन बी है, विटामिन सी है, डी है, इन सबको खाते रहते हैं। एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन, एवरमेक्टिन, तो जो प्रारंभिक सिम्टम्स हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। और एक बात बता दें कि ये स्मेल या टेस्ट गड़बड़ हो जाए सिम्टम है कोरोना। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, एक सवाल और है कि ये जो नया स्ट्रेन है बच्चों के लिए भी काफी घातक साबित हो रहा है, काफी सारे बच्चों को भी संक्रमण की चपेट में ले रहा है, तो बच्चे इससे कैसे बचें? कौन से ऐसे उपाय हैं कि बच्चों को कम से कम बचाया जा सके? देखिए, बच्चों को बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम तो उठाया गया है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को बाहर न जाने दें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो बच्चे खेलने जाते थे फिलहाल खेलने न जाएं। बच्चों में इन्फेक्शन काफी घातक हो रहा है, कुछ और देशों से भी रिपोर्ट, ब्राजील वगैरह से भी, तो वहाँ पर काफी बच्चों में कैजुअलिटी हुई है, बच्चे इन्फेक्टेड हुए। जुड़ गए हैं शैलेंद्र बाराबंकी से। शैलेंद्र, अपना सवाल कीजिए। जी सर, हमें सब खांसी आ रही है इस समय और हमारे गले में थोड़ी थोड़ी खराश है, हमें कोरोना हो सकता है? डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपसे इनके सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। इनको खांसी भी आ रही है और गले में भी खराश है। देखिए, आजकल के माहौल में, कोविड-19 के माहौल में कोई भी नया लक्षण आ रहा है तो सबसे पहले कोविड की जांच कराएं। आंख में भी खुजली हो रही है तो कोविड की जांच कराएं, नाक में जुकाम है तो कोविड की जांच कराएं, गले में खराश है तो कोविड की जांच कराएं, खांसी आ रही है तो कोविड की जांच कराएं, सांस फूल रही है तो कोविड की जांच कराएं, बुखार आ रहा है तो कोविड की जांच कराएं, शरीर में दर्द हो रहा है तो कोविड की जांच कराएं, सिर में दर्द हो रहा है तो कोविड की जांच कराएं, डायरिया हो रहा है तो कोविड की जांच कराएं, लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल हो गया है तो कोविड की जांच कराएं, कमजोर तो भी कोविड की जांच कराएं। मेरा कहने का मतलब है कि कहते नहीं है, जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, तो कोरोना किस भेष में मिलेगा, किस लक्षण में मिलेगा, वी डोंट नो। तो एक जैसे कोर्ट में कहावत है कि जो जिसमें मुकदमा चलाया जाता है उसको तब तक निरपराध माना जाए जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए, और आज के उसमें यह है कि हर लक्षण को कोविड माना जाए जब तक कि कोई और चीज सिद्ध न हो जाए। So every fever and every new symptom is to be considered as COVID until proved otherwise. शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, बरखा नोएडा से। बरखा, क्या है आपका सवाल? डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि मुझे 14 दिन पहले कोविड हुआ था और मैं होम आइसोलेशन में थी। अब जो है मेरे को ये पूछना है, क्या मैं अब नेगेटिव हो गई हूँ? और साथ में ये भी पूछना था कि डॉक्टर साहब, मेरे गले में अब आगे थोड़ा खराश हो रही है, हल्का सा कफ निकलता है, तो इसकी क्या प्रॉब्लम है? ये
डॉक्टर साहब, इनका सवाल है, अभी कुछ दिन पहले ये कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, तब ये कैसे पता, फिर से टेस्ट कराएं कि इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है या नहीं? जी मैं समझ नहीं पाया, दोबारा प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, इनको पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है, अब ये फिर से रिपोर्ट अपनी टेस्टिंग कराएं ताकि इनको पता चल सके इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है या नहीं। तो दोबारा टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर इनको कोई लक्षण नहीं है, मतलब ये ठीक हो चुके हैं, अब जो रिसेंट प्रोटोकॉल है उसमें दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, एक आज ड्रग्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक दवा का बारे बताया गया है, जायडस जेनिफार नाम है उसका, कि अब ये काफी कारगर है, रिसर्च किया गया इसको लेकर कि अभी काफी कारगर साबित हो सकती है जायडस जेनिफार। जी बिल्कुल, आज ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत इसको अप्रूवल दिया है। जी जो हमारा DGCI ने अप्रूवल दिया है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जी सर। जी, तो अभी तो देखिए वक्त बताएगा। कंट्रोल मतलब ऐसा हुआ है कि ट्रायल्स हुए हैं, उसमें ये काफी अच्छी सक्सेसफुल पाई गई है, और बेसिकली ये रीपर्पजिंग ऑफ द ड्रग है। ये दवा भी किसी और के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन इसको इसके इस्तेमाल के लिए यूज किया गया है और ये सक्सेसफुल पाई गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक और दवा, जो अभी तक दवाएं थी उपलब्ध थी, उसमें एक दवा और जुड़ गई है, और अभी देखिए भविष्य में और भी दवाएं आने वाली हैं। तो इस जायडस की दवा को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये कितनी प्रभावी है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जो आजकल बच्चों को कोरोना संक्रमण और चपेट में ले रहा है, क्या बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जो बड़े तो उसका सेवन कर सकते हैं, मगर बच्चों को नहीं दिया जा सकता, तो बच्चों की इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं? 1 साल पहले का कुछ सभी दर्शकों से आग्रह है कि मेरा यूट्यूब चैनल देखें। 1 साल पहले के यूट्यूब मेरे वीडियो में एक पड़ा है कि अगर आप बच्चे को इम्यून चाइल्ड बनाना चाहते हैं तो उसे वेजिटेबल चाइल्ड बनाइए, और अगर उसको नहीं बनाना चाहते हैं इम्यून चाइल्ड तो उसे बर्गर चाइल्ड बना दीजिए। तो बहस जारी है कि वेदर यू वांट टू मेक योर चाइल्ड एज ए वेजिटेबल चाइल्ड मींस इम्यून चाइल्ड, और बर्गर चाइल्ड नॉन इम्यून चाइल्ड। तो चॉइस आपकी है कि अगर आप सब्जी खिलाएंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी, बर्गर खिलाएंगे या बर्गर जैसी चीजें खिलाएंगे तो आपको इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी नहीं होगी। जब हम कहते हैं वेजिटेबल खिलाइए, इसका मतलब हम कहते हैं कि हर तरह की सब्जियां। कई बच्चे होते हैं हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, भाई सब खाइए। अरे ये आपको वैरायटी दी है प्रकृति ने, ईश्वर ने इसीलिए दी है कि आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करिए, इस वैरायटी को खाइए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो बच्चों से कहिए कि सब्जियां खाएं, बच्चों से कहिए कि फल खाएं, बच्चों से कहिए दाल खाएं, बच्चों से कहिए कि छोले मटर और राजमा ये सब चीज़ें खाएं, पनीर खाएं, दूध पिएं, मट्ठा खाएं, दही खाएं, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट खाएं। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कसरत करें, व्यायाम करें, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत योग करें या एक्सरसाइज करें, भागें, दौड़ें, खेलें, कूदें, ये सब करें। और बड़ों के संस्कार जो हैं, वो बड़ों की रिस्पेक्ट जो है, बड़ों की सेवा करें, बड़ों के जो स्नेह प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। सेवा करने से और संस्कार ठीक होने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। बड़ों की सेवा करें और घर में खुशी का माहौल रखें, नेगेटिव खबरों से दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूर्यकांत जी आपका और डॉक्टर AK शुक्ला जी आपका, जो इस कार्यक्रम में जुड़े और तमाम सारे सवालों के हमारे दर्शकों को जवाब दिए ताकि उनको इस कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। तो फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए K न्यूज़ के साथ। नमस्कार।